1990 तक भारत के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का पर्याय टाटा और बिरला माने जाते थे। आज यह पहचान अंबानी और अडानी के नाम से जुड़ गई है। हालांकि अब यह क्षेत्र केवल इन्हीं दो समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई महत्वाकांक्षी भारतीय उद्यमी भी इस प्रतिस्पर्धी क्लब का हिस्सा बन चुके हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हर व्यवसायी ऐसे ग्राहकों की तलाश करता है जिन्हें वह हर तरह का उत्पाद बेच सके और लाभ कमा सके। भारत का लक्ष्य 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है और इसके लिए आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस अनिवार्य शर्त है। आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी आयात के विकल्प के रूप में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यदि हम वित्त वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और चीन के बीच लगभग 1:10 का भारी व्यापार असंतुलन दिखाई देता है। जहां भारत ने चीन को लगभग 14.25 अरब अमेरिकी डॉलर के वस्तुएं और सेवाएं निर्यात की, वहीं चीन से लगभग 113.50 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। भले ही हम चीन को शत्रु न माने, परंतु 1962 के युद्ध में अक्साई चिन के जबरन कब्जे के बाद वह भारत का रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी अवश्य है। ऐसे में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की किसी प्रतिद्वंद्वी देश पर अत्यधिक निर्भरता न तो स्वस्थ है और न ही समझदारी भरी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के प्रति चीन का रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी दिखाता है और कोविड-19 के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भूमिका को लेकर कई देशों में असंतोष बढ़ा है, जिसके कारण वे चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता जब तक वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निर्णय न ले सके और किसी भी वैश्विक गुट के दबाव में न आए। इस दिशा में भारत ने एक साहसिक कदम तब उठाया जब उसने यूरोपीय देशों और अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करना जारी रखा। भारत की आलोचना करने वाले देशों को भारत का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में भारत की इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली। अन्यथा कीमतें $140 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती थी। भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस उपलब्धि में भारतीय व्यापार समुदाय का योगदान अत्यंत सराहनीय है। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से भारतीय समूहों ने ऑटोमोबाइल, रक्षा, तेल एवं गैस, लॉजिस्टिक्स, कृषि, सॉफ्टवेयर, रिटेल जैसे लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ तक कि धनिया और पुदीना जैसी वस्तुओं की खुदरा बिक्री तक। इस प्रक्रिया में उन्होंने शायद मध्यम और बड़े शहरों के सड़क विक्रेताओं को नाराज कर दिया हो। भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे का अंतर एक विशाल अवसर भी प्रस्तुत करता है उन वस्तुओं के निर्माण का जिन्हें वर्तमान में चीन से आयात किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन देशों को निर्यात का भी अवसर है जो अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। 1991 के बाद से भारतीय कंपनियां आर्थिक और तकनीकी रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। उनके पास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, लागत को नियंत्रित रखने और आयात प्रतिस्थापन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। दुर्लभ खनिजों, रेयर अर्थ मटेरियल्स को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में संभव है। गुणवत्ता के मामले में भारतीय उत्पाद सक्षम है। चुनौती केवल चीनी उत्पादों के मूल्य स्तर से प्रतिस्पर्धा की है। दोनों देशों के पास सस्ती श्रम शक्ति का लाभ है। अब आवश्यकता है कि भारतीय कंपनियां और भारत सरकार मिलकर इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाए। पहले आंतरिक बाधाओं के कारण भारत में निर्मित वस्तुएं चीन से आयातित वस्तुओं की तुलना में महंगी पड़ती थी, लेकिन ऑक्ट्रॉय की समाप्ति, 2017 में जीएसटी का लागू होना, 2025 में जीएसटी 2, बेहतर सड़क नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, रेल फ्रेट कॉरिडोर, उन्नत वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और नए बंदरगाहों के विकास से अब कारोबार की लागत और लेन देन खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। नवीन श्रम सुधारों से औद्योगिक संबंध बेहतर होंगे। IPO के माध्यम से पूंजी जुटाना आसान हुआ है और सस्ता व सुलभ आरण भी उपलब्ध है। जब वस्तुएं भारत में निर्मित होंगी तो विनिमय दर में उतार चढ़ाव का प्रभाव भी कम होगा और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होगा। सरकारी एजेंसियों के पास ग्राहक डेटाबेस पहले से मौजूद है और डिजिटल युग में व्यावसायिक संपर्क अब केवल एक क्लिक की दूरी पर है।
लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या भारतीय उद्योग समूह इस अवसर को भुना पाएंगे? उत्तर है एक बड़ा और स्पष्ट हाँ।